से जुड़े हुए जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर की जनरेशन को लेकर के हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग भाषा को लेकर के हो, या इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होती है कंप्यूटर से बार-बार पूछे जाने वाली, चाहे वो हो, सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपके मेमोरी स्टोरेज को लेकर के, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, यहाँ की जो शॉर्ट कीज होती है उनको लेकर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, उसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका बेसिक क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में आया है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज ने 1838 में एक एनालिटिकल इंजन नाम का एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, और उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं जितने भी आज के कंप्यूटर होते हैं, उनका जो तरीका है, जो बनाने की शुरुआत हुई वो उसी को देखकर की जाती है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसे विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो विश्व का पहला प्रोग्रामर ये माना जाता है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं लेडी एडा लवलेस अगस्ता, इन्हें विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? देखिए 1838 में चार्ल्स बेबेज ने अपना एनालिटिकल इंजन बनाया, लेकिन उस समय वो उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सके। 1842 में ये आई और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया चार्ल्स बेबेज के उस डिवाइस के अंदर चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो विश्व का जो पहला गणक यंत्र माना जाता है वो अबेकस को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अबेकस की अगर मैं इन्वेंशन की बात करूं तो टिम कैनमर करके एक व्यक्ति है जिन्होंने इस अबेकस की खोज करी थी 1622 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन अगर आपको पूछेगा सर्वाधिक योगदान किसने दिया है तो वहां न्यूमैन के द्वारा सर्वाधिक विकास दिया गया। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वर्तमान स्वरूप का जो पहला कंप्यूटर था वो था मार्क 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मार्क 1 है बेसिकली कैलकुलेटर था। 1937 से लेकर के 1944 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज मानी जाती है ये मानी जाती है 1946 में। 1946 में ही आपके ENIAC की खोज हुई थी, तो इसी को यहाँ पे माना जाता है कि यहीं से जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ENIAC के बारे में बात करें तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? ENIAC की जो आपकी फुल फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन पेपर यूपीएससी इसको पूछ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अभी आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई, लेकिन अगर आपको प्रश्न बने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई, तो ये आई 1960 के बाद से। डिजिटल कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? देखिए अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके जो बेसिक कंप्यूटर को लेकर पूछे जाते हैं, इतिहास को लेकर के वो कर रहे हैं। अभी हम आगे जो पूरा आपका सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनको कवर करेंगे। सारी चीजों को हम आज की इस मास्टर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर का विकास सबसे पहले अमेरिका में माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा देश विश्व में अमेरिका में ही पाए जाते हैं, वहीं होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि इस बात की जानकारी होना कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसी को कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूरी तरीके से ये था आपका ENIAC। ठीक है, 1946 के आसपास हुआ इसका इन्वेंशन, और इसका जो पूरा नाम है यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एग्जामों के अंदर लगातार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? अब हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इनमें आपकी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो आपकी पहली पीढ़ी है ये 1942 से 55 के मध्य में मानी जाती है। हर बुक में आपको जो ये साल है अलग मिलेंगे, लेकिन आपको अप्रॉक्स लेके चलना है। ठीक है, तो 42 से 55 आपकी पहली पीढ़ी थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं पहली पीढ़ी को लेकर के? तो देखिए जो ये पहली पीढ़ी आई वैक्यूम ट्यूब वाली, तो इसमें अगर पूछा जाए भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी, तो इसके अंदर जो मशीनी भाषा होती थी, मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1, तो ये इसमें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मशीनी भाषा होती थी उसका इस्तेमाल होता था। यहाँ पे छोटा सा इसको पढ़ देते हैं कि भाषा कितनी होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मुख्यतः 2 तरीके की भाषाएं होती हैं, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो जो आपकी मशीनी भाषा है ये एक निम्न स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का जो पहली बार प्रयोग किया गया ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया, 1955 से लेकर 64 तक। देखिए ये क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम के अंदर कि पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ, दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ, उस तरीके से। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर के आविष्कार की बात करूं तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले के द्वारा किया गया। हालांकि इसमें इनके साथी भी थे जिनका नाम जॉन बर्डेन और वाल्टर हाउस था, तो उन दोनों के नाम ज्यादा पूछे नहीं जाते, ज्यादातर नाम आपको विलियम शॉकले का देखने को मिलेगा। इन्होंने 1947 के आसपास जो ट्रांजिस्टर है इसकी खोज कर दी थी और इसका प्रयोग जो दूसरी पीढ़ी है 1955 से लेकर 64 के बीच इसमें किया गया। ठीक है, एक और चीज इसकी अगर मैं भाषा की बात करूं तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी आपकी जो निम्न स्तरीय भाषा थी उसका इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में जो आपकी असेंबली भाषा थी, ठीक है, असेंबली भाषा भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और इस असेंबली भाषा का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे अगला पॉइंट तीसरी पीढ़ी को लेकर के। देखिए तीसरी पीढ़ी का जो काल था ये 1964 से लेकर 75 तक था और इसमें आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया गया। कई बार आपको आईसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इसका पूरा नाम है। तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो तीसरी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया। आईसी चिप के अगर आविष्कार की मैं बात करूं तो इसका जो आविष्कार किया वो जैक किल्बी के द्वारा किया गया। ठीक है, जैक किल्बी और इनके एक साथी थे जिनका नाम था रॉबर्ट नॉय। ठीक है, तो रॉबर्ट नॉय और जैक किल्बी, इनका नाम कम पूछा जाता है फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैक किल्बी ने आविष्कार किया जो ये आपकी आईसी की चिप होती है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि किसकी परत चढ़ी होती है, तो ये आपके सिलिकॉन की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है। ठीक है, और ये आईसी की चिप आपकी 2 प्रकार की होती है, एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, और ये एमएसआई होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो इस तकनीक का क्वेश्चन सीधा बनता है। कई बार आपको ये नहीं देगा कि आईसी चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, आपको देगा एसएसआई का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, एमएसआई का कहां पर हुआ। तो इन दोनों का भी इस्तेमाल आपके तीसरी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, चलिए
चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी आपकी 1975 से लेकर 1990 के बीच में रही और इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो चौथी पीढ़ी में किया गया। इसका अगर हम बात करें पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। क्वेश्चन बनता है इसको किस कंपनी ने बनाया? तो इंटेल कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। यह माइक्रो प्रोसेसर आपका 1971 में बना था। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया और इसको बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो फ्रेडरिको फॉगिंग को जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं को मुख्य श्रेय जाता है। अगर मैं यहाँ पे तकनीक की बात करूं तो यहाँ पे VLSI का इस्तेमाल किया गया। देखिए जो तीसरी पीढ़ी थी वहां पे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे आपका पांचवी पीढ़ी। और एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसी पीढ़ी में आपके जो कोडिंग की शुरुआत है, चौथी पीढ़ी में आपकी कोडिंग की शुरुआत भी हो गई थी। चलिए, तो कोडिंग की शुरुआत आपकी चौथी जो पीढ़ी थी वहां पे हो गई थी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी को लेकर के। देखिए जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी थी ये 1990 में इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में अभी तक पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। अगर आपको पूछा जाए वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये पांचवी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में जो आपकी AI इंटेलिजेंस है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, AI जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को इस इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल या फिर आपकी जो कोडिंग कौन सी पीढ़ी में शुरुआत की गई, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपकी पांचवी पीढ़ी थी यहाँ पे ULSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चिप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो तीसरी पीढ़ी में SSI थी, चौथी पीढ़ी में आपकी VLSI और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज वाली यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, चलिए तो ये हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखा और साथ में उनके साथ जो आपकी भाषा को देखा हमने थोड़ा बहुत। शुरुआत में हाई लेवल भाषा कौन सी पीढ़ी में आई, तो आपने देखा यहाँ पे हाई लेवल भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाई लेवल भाषा अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? देखिए जो पहली उच्च स्तरीय भाषा थी आपकी वो थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और प्रोग्राम के लिए किसी भी भाषा को जो विकसित किया गया सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के लिए तो वो आपकी फोर्ट्रॉन ही थी। यानी कि प्रोग्राम के लिए विकसित की गई पहली भाषा कौन सी है? तो वो है फोर्ट्रॉन। इसका आविष्कार जॉन बेकस ने किया 1957 में इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, तो पहली कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, 57 में आई, बेकस ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन बनेगा जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनका इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ? तो इनका इस्तेमाल आपकी तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ। ठीक है, अब कुछ प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपकी आती है एल्गोल, इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको केवल नाम याद रखने हैं। पूछ लेता है कि पैस्कल किस तरीके की भाषा है, तो ये आपकी हाई लेवल भाषा है। ठीक है, एल्गोल की बात करें तो पूरा नाम है एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसकी जो आविष्कार किया गया, इसको विकसित किया गया 1958 में। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी जो है आपकी लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम है और इसके इन्वेंटर का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है जॉन मैकार्थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना जो जिनको AI तकनीक का जनक माना जाता है उसी ने इस भाषा का भी आविष्कार किया। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों उनकी खोजें याद रखनी है। इसके बाद आती है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ये बेसिक की फुल फॉर्म है और बेसिक को कंप्यूटर भाषा की नींव माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक भाषा कौन सी है, वो बेसिक ही है, उसका नाम ही बेसिक है। फुल फॉर्म आप इसकी याद रखिए। इसके अगर मैं आविष्कार की बात करूं या विकसित कब हुई तो ये आपके 1964 में विकसित की गई। किसके द्वारा की गई? तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉन कैमिनी। ठीक है, जॉन कैमिनी और कुर्ज, इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसके बाद बात करें पास्कल की, तो पास्कल भी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी जो विकसित हुई ये 1970 में विकसित हुई और निकोलस विर्थ करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस भाषा को विकसित किया। सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि ये कब बनी, इसको किसने बनाया। तो सी लैंग्वेज आपकी 1972 में आई और डेनिस रिची का नाम आपने सुना है, डेनिस रिची, इनके द्वारा सी लैंग्वेज को विकसित किया गया। ठीक है, C++ की बात करें तो ये भी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसका आविष्कार आपके 1985 में किया गया और इसका आविष्कारक कौन थे? तो बाजार ने स्ट्रॉस्टेप करके एक व्यक्ति है। ठीक है, बाजार ने, ऐसा नाम उनका लिखा जाता है, बाजार ने स्ट्रॉस्टेप। ठीक है, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया। इसके अलावा जावा की भी बात कर लेते हैं। जावा ये भी आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है और जावा का जो आविष्कार किया ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, जावा का आविष्कार किसने किया? जेम्स गोसलिंग ने 1995 में किया। इसके अलावा एक और है आपकी उच्च स्तरीय भाषा जिसका नाम है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो भाषा थी आपकी ये व्यापार के लिए विकसित की गई थी। तो प्रश्न बनता है कौन सी भाषा का इस्तेमाल व्यापार में किया जाता है? तो वो है आपकी कोबोल। ठीक है, इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था ग्रेस हुपर मुर्रे। ठीक है, ग्रेस हुपर आप याद रखें, ग्रेस हुपर इनका नाम था। 1959 में इन्होंने इस भाषा का विकास किया। अब कोबोल को लेकर के एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, लेकिन इनको साथ साथ में अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पे फायदा जरूर होगा क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो यहाँ पे लिखने पॉसिबल नहीं थे, वो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराते हुए चलूंगा। तो आपको सारी चीजें लिखते हुए चलनी है, तो आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बन जाएंगे। आपको एग्जाम से पहले दोबारा कंप्यूटर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोबोल की आपने फुल फॉर्म लिखी, कोबोल के आपने आविष्कारक का नाम लिखा, इस्तेमाल कहां होती है? व्यापार के लिए होती है। एक क्वेश्चन कोबोल को लेकर के और याद रखना कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो वो है आपकी कोबोल भाषा। सबसे ज्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी भाषा में संभव है तो वो कोबोल है। ठीक है, तो ये हमने कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में बात करी। तो देखिए उच्च लेवल भाषाएं हमने यहाँ पे देखी, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उत्तराखंड में भी या अदर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है सी लैंग्वेज किसने विकसित करी, एल्गोल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बेसिक के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्यूटर के आधार, आकार, यहाँ पे इसको आकार कर देना। ठीक है, आकार के आधार पर, हाँ ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनका इस्तेमाल जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और इनका इस्तेमाल सेवा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके के सर्वर होते हैं जो सर्विस देते हैं। ठीक है,
अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तीसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पे डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो वहां पे आपका मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे कौन से कंप्यूटर होते हैं जहां पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करना होता है, वहां पे मिनी कंप्यूटर होता है। और अंत में आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर आप जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं, इसके अंदर घरेलू इस्तेमाल के लिए जाते हैं, या जो ऑफिशियल यूज होते हैं, ऑफिसों में भी यूज होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये हमने बेसिक बातें पढ़ी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो जो इस प्रकार के सिग्नलों को दिखाता है, इस सिग्नल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर जो आपके डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग के रूप में भी काम कर सकता है, डिजिटल, दोनों की उसकी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम पीढ़ी के आधार पर मैं आपको पूछूं कि पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो अभी हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ा, 5 पीढ़ी हो चुकी है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। चलिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर यह था आपका क्रे 1, जिसे सीडेक 6000 भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाया सैम्योर क्रे ने, ठीक है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सैम्योर क्रे के द्वारा 1975 में बनाया गया था, ठीक है। 1975 में इसको बनाया गया और ऑफिशियली अगर बात करें तो 1976 में इसको स्थापित भी कर दिया गया था, ठीक है। तो 75-76 में इसको बनाया गया सैम्योर क्रे के द्वारा। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर को लेकर के 1-2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं। जो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी गति को किस में मापा जाता है, क्वेश्चन बनता है। तो इनकी गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, फ्लॉप या मेगा फ्लॉप्स में इनकी गति को मापा जाता है। फ्लॉप की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है, तो फ्लॉप की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कहीं पर भी पेज के साइड में, फ्लोटिंग, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है स्क्रीन पे, मैंने आपको पहले भी कहा कि मोबाइल स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। फ्लॉप्स की फ्लॉप क्या है? फ्लॉप सुपर कंप्यूटर की मापने की गति है। सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए क्या होती है? फ्लॉप्स होती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की गति, अगर आपको प्रश्न बने कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न बनता है। ये तो हमने विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की बात कर दी। ये कौन सा है? क्रे 1 है, 76 में बनाया किसने? सैम्योर क्रे ने। लेकिन अगर आपको पूछे विश्व का पहला पर्सनल सुपर कंप्यूटर, पहला व्यक्तिगत सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो नाम याद रखना, टेस्ला विश्व का पहला व्यक्तिगत सुपर कंप्यूटर है। चलिए, अगला है आपका सेवा देने का काम किन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो सेवा देने का जो कार्य होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, जब हमने बेसिक आइडिया देखा था। तो जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है सेवा देने का। जो भी आपकी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे आप सिम कंपनी को देख लीजिए, तो जिससे भी आप सर्विस लेते हैं, चाहे सिम कार्ड की कंपनी है, तो वो जो आपको सेवा दे रही है, अपनी जितने भी आपको डाटा दे रही है, वो सब किस कंप्यूटर के माध्यम से दे रही है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से दे रही है, ठीक है। तो सेवा देने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और सबसे प्रसिद्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये है आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। और ये कंप्यूटर विश्व का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर हमने ऊपर बात करी थी। और पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-1। PDP की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है और ये आपका एक मिनी कंप्यूटर है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे फुगाकू दे देगा, PDP दे देगा, और इसके ऊपर जो हमने पढ़ा यूनिवैक दे देगा। तो आप जानते हैं ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ये आपका मिनी कंप्यूटर है और ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। लैपटॉप का पिता किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ लैपटॉप ये किसको कहा जाता है? ये एडम ऑसबॉर्न को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ लैपटॉप ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एडम ऑसबॉर्न को। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, किस कंप्यूटर को ग्रैंडफादर ऑफ ऑल कंप्यूटर कहा जाता है। तो कौन सा कंप्यूटर है जिसको सभी कंप्यूटरों का ग्रैंडफादर यानी कि दादा कहा जाता है। तो सभी कंप्यूटरों का दादा ये कहा जाता है सुपर कंप्यूटर को। और अगर पिता की बात करें तो ये कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सभी कंप्यूटरों का ग्रैंडफादर पूछेगा तो सुपर कंप्यूटर, और सभी कंप्यूटरों का अगर फादर पूछेगा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया। तो भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। कंप्यूटर का नाम था HEC। HEC की फुल फॉर्म होती है आपकी हरमन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो कंप्यूटर था ये भारत ने अमेरिका से लिया था और इसको कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया पहला कंप्यूटर वो था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला कंप्यूटर जो था सिद्धार्थ ये बनाया गया था। तो ध्यान रखना, पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, और टोटल जो नंबर ऑफ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं ये आपके 146 क्वेश्चन है। इनमें आपका सभी कुछ कंप्यूटर का वो कवर हो जाएगा और एंड में उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उनको भी मैंने साइड में लिखा है ताकि आखिर में उनको भी जल्दी से रिकॉल कर सकें। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। देखिए कंफ्यूज मत होना, पहला कंप्यूटर पूछेगा तो सिद्धार्थ, और अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछेगा तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको बनाया किसने, तो सुपर कंप्यूटर को भारत की जो सीडेक कंपनी है पुणे में है ये, और सीडेक कंपनी के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था। सीडेक की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, क्या पता पूछ ले, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सेंटर है इसका मतलब सेंटर फॉर, उसके बाद डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इस कंपनी की स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। सीडेक की स्थापना कब हुई, 1988 में, और 1991 में इसने अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया था। तो ध्यान रखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, बनाया कब गया, 1991 में, ठीक है। एक और चीज, इस कंप्यूटर को बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है विजय पांडुरंग भाटकर को। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भाटकर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी द्वारा बनाया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, जब परम 8000 बन गया भारत का पहला, उसके बाद जो आपकी NAL थी, इसने अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया, फ्लो सॉल्वर। ठीक है, इसी प्रकार जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने भी एक अपने सुपर कंप्यूटर बनाए, अनुपम और टेराफ्लॉप। इसके अलावा IIT मुंबई ने भी अपना एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा मार्क। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आपको पूछेगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको मार्क दे देगा, फ्लो सॉल्वर दे देगा, परम 8000 दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट है। NAL ने फ्लो सॉल्वर बनाया, बार्क ने अनुपम और टेराफ्लॉप बनाया, और IIT ने जो मुंबई है उसने बनाया मार्क। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन आदेशों को इंस्ट्रक्शन, अनुदेश कहा जाता है। ठीक है, तो हम कोई भी जब कमांड देते हैं कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए, तो उन कमांड को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपका प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, और अगर प्रोग्रामों के समूह की बात करें तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपका क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। जब हम इस इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बनाते हैं तो ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा, और जब हम प्रोग्रामों का भी ग्रुप बना दे तो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, IBM कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और इसकी स्थापना 1911 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। एक व्यक्ति है आपके चार्ल्स फ्लिंट। ठीक है, चार्ल्स फ्लिंट, और इसके अलावा हरमन हॉलीव्रिथ। ठीक है, हॉलीव्रिथ, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये दो व्यक्ति थे, इस कंपनी के संस्थापक थे। बेसिकली दो व्यक्ति नहीं थे, और भी व्यक्ति थे। उस समय काफी सारी कंपनियां थी, अमेरिका के अंदर 3-4 कंपनियां थी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रही थी। उन सारी कंपनियों का एक कंपनी बना दी गई 1911 में, और उस कंपनी का नाम शुरुआत में IBM नहीं रखा गया था। ठीक है, उस कंपनी का नाम रखा गया CTR। फुल फॉर्म क्या होगी CTR की? तो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, ये इसका नाम रखा गया था सभी कंपनियों को मिलाकर, लेकिन जो IBM नाम इसको दिया गया ये 1924 में दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इस कंपनी का नाम IBM कब रखा गया। स्थापना पूछेगा 1911 ही आपको बतानी है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका छूट गया। चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके चिन्हात्मक डाटा होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होते हैं, वहां पे आपका किस प्रकार का अल्फा न्यूमेरिक डाटा, वहां पे आपका किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है डाटा का? तो अंक भी होते हैं, उसमें आपके अक्षर भी होते हैं, और उसमें आपके जो चिन्ह होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये बिट होती है। बिट जो है छोटा रूप है बाइनरी डिजिट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा बिट की फुल फॉर्म बताओ, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो 0 और 1, ये आपके बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी नंबर। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आपको स्मॉल बी दे कि बी क्या है, तो बी होता है आपका बिट। ठीक है, और अगर कैपिटल बी दे तो ये आपका बाइट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ को लेकर क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आपका जो मेजरमेंट पूछा जाता है कि 8 बिट बराबर कितना होता है, इस तरीके से इसको एक बार कवर करते हैं। देखिए 4 बिट अगर हम मिला दे, हमने बात करी ना कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। अगर मैं 4 बिटों को मिला दूं तो आपका एक निबल बन जाएगा, 8 बिटों को मिला दूं तो आपका एक बाइट बन जाएगा। ठीक है, तो 8 बिट को मिलाकर आपका एक बाइट बनता है, और जो आपका कैरेक्टर होता है कंप्यूटर में, आप कुछ भी लिखिए, चाहे आप A लिखो चाहे आप B लिखो, कुछ भी लिखिए, वो आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, 8 बिट का होता है, यानी कि अगर आपने A लिखा तो इस तरीके से आपके 8 जो जगह है वहां पे 8 स्पेस को इस तरीके से घेर लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। चलिए अब आगे चलते हैं ये वाली टेबल पे। 1024 बाइट की बात करें तो केबी बनता है, केबी के बाद आपका एमबी बनता है, एमबी से आपकी जीबी बनती है, जीबी से टीबी, टीबी से पीबी, पीबी से ईबी। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए केबी यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट इसको बोला जाता है, जेटाबाइट। ठीक है, एक्साबाइट, इसको एक्साबाइट बोला जाता है। इसके बाद आपकी जेटाबाइट, और आखिर में आती है योटाबाइट। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट हमने बात करी वो बिट होती है, सबसे बड़ी पूछेगा तो योटाबाइट होती है।